नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज है मेरे पास। कर्मचारी बीएसएनएल कर्मचारियों और बीएसएनएल डॉट ऑफ द पेंशनर्स का डीलिंकिंग तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एसएल की स्पेशल लीव पिटीशन दायर हो चुकी है और कहीं ना कहीं रूल 37A के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुना। अब सुप्रीम कोर्ट पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाएगी तो यहाँ पर बात आती है कि सातवें वेतन आयोग के तहत 2016 के हिसाब से 2.57 फिटमेंट पत्र के आधार पर बीएसएनएल डॉट ऑफ द पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज तो होगी, लेकिन 10 साल का एरियर बनेगा तो वो केडर वाइज किस हिसाब से बनेगा, किसकी जेब में कितना पैसा जाएगा, किस हिसाब से सातवां वेतन आयोग डॉट ऑफ द पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज होगा, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से बताने वाला। सबसे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी या रोज डेली अपडेट देखना चाहते हो तो मेरे पेज को फॉलो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे या फिर यूजफुल लगे तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी भाई या फिर पेंशनर मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। इस जानकारी को जाते जाते एक लाइक करके जरूर जाना दोस्तों, मेरी मेहनत के लिए। चलिए दोस्तों, बढ़ाते वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, मुद्दा ये है, यदि सुप्रीम कोर्ट से बीएसएनएल पेंशनर्स की डीलिंकिंग को मंजूरी मिल जाती है और उनकी पेंशन रिवीजन सातवें वेतन आयोग सेंट्रल पे कमीशन यानी कि सीपीसी के 2.57 फिटमेंट पत्र के आधार पर तय होता है तो पेंशनर्स सभी डॉट ऑफ द पेंशनर्स के लिए ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव साबित होगा, जो कि जरूरी है। केडर वाइज पेंशनर्स की वृद्धि और 10 साल के एरियर का पूरा संभावित गणित मैं बताने वाला हूं आज इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर केडर वाइज पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। देखिए दोस्तों, 7 सीपीसी के नियमानुसार बेसिक पेंशन को 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर गुणा करके नया वेतनमान बनाया जाता है। यह संबंधित जो भी पे मैट्रिक्स रहेगा उसके आधार पर मिनिमम या फिर नोशनल पे का 50% तय किया जाता है। अब दोस्तों, सीडीए केडर के आधार पर पूरी जानकारी बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, पहले नॉन एग्जीक्यूटिव यानी कि ग्रुप डी अटेंडेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर पुरानी बेसिक पेंशन में लगभग 9,000 से 11,000 सीधे बढ़ोतरी होने का अनुमान है दोस्तों। 9,000 से 11,000 की बढ़ोतरी होगी। अब 2.57 फिटमेंट फैक्टर के बाद नई पेंशन लगभग 23,130 रुपए से बढ़कर 28,270 रुपए तक बढ़ेगी, यानी कि मासिक पेंशन में बढ़ोतरी एरियर के रूप में सीधे 14,000 से 17,000 के बीच में होगी, जो एरियर के रूप में आपको मिलेगी। अब हम दूसरे कैडर की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव जो कर्मचारी एसआरटीओ है या फिर जेई है, इनकी पुरानी पेंशन में लगभग 12,000 से 16,000 तक बढ़ोतरी होगी। इनकी पुरानी पेंशन थी दोस्तों 12,000 से 16,000 के बीच में। अब 2016 के हिसाब से, सातवें वेतन आयोग के हिसाब से जब पेंशन में बढ़ोतरी होगी तो इनकी पेंशन हो जाएगी 30,840 से लेकर 41,120 रुपए के बराबर। लगभग इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है? 18,000 से 25,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी देखने को मिली, जो आपको एरियर के रूप में आज के टाइम पर मिलेगी। अब हम बात करें दोस्तों एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, जो एसडीई या फिर एओ के पद पर है, उनकी पुरानी पेंशन थी 18,000 से लेकर 24,000 के बीच में। अब सातवें वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कितनी हो गई उनकी पेंशन? 46,260 से लेकर 61,680 रुपए के बीच उनकी पेंशन बढ़ी है। इतनी पेंशन हो गई है 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिलने के बाद, यानी कि बढ़ोतरी कितनी हुई? 28,000 से लेकर 37,000 रुपए तक की पेंशन में सीधी बढ़ोतरी प्रति महीने के हिसाब से हुई, यानी कि ये एरियर के रूप में आज को आपको मिलेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं लास्ट, यानी कि सीनियर एग्जीक्यूटिव जो कि डी या फिर डीजीएम आते हैं, वो अगर 7 सीपीसी में जाएंगे तो सातवें वेतन आयोग के हिसाब से
पहले हम उनकी पुरानी पेंशन के बारे में देखें तो पुरानी पेंशन थी उनके 28,000 से 35,000 के बीच में। अब सातवें वेतन आयोग के हिसाब से कितनी हो गई, रिवाइज होकर 71,960 से लेकर 89,950 तक उनकी पेंशन बन गई है केडर वाइज। यानी कि सीधी बढ़ोतरी कितनी हुई, पर मंथ 43,000 से लेकर 54,000 रुपए तक की पेंशन में हर महीने की सीधी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी कि एरियर के रूप में आज के हिसाब से आपको मिलेगी। इसमें दोस्तों 1/1/2017 से लागू महंगाई राहत यानी कि बीआर का समायोजन भी जोड़ा जाएगा, यानी कि 2007 से लेकर 2017 के बीच में 119.5% डीए था, वो जुड़ेगा तो आपकी पेंशन लगभग डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। अब 10 साल के एरियर की अगर बात करें जो 2017 से 2027 के बीच में अनुमानित हिसाब की अगर बात करें दोस्तों, यदि दोस्तों 1/1/2017 से 10 साल का एरियर नगद में दिया गया तो केडर वाइज पेंशनर्स को मिलने वाली अनुमानित एक मुश्त राशि का दायरा कितना होगा। नॉन एग्जीक्यूटिव केडर की बात करें तो लगभग 12 से 18 लाख रुपए के लगभग का एरियर मिल सकता है। जूनियर इंजीनियरिंग यानी कि मिडिल लेवल की अगर बात करें केडर्स की तो लगभग 18 लाख से 25 लाख के बीच में आपको एरियर मिल सकता है 10 साल का। अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो कि एसडी या फिर एओ केडर की अगर बात करें तो लगभग 25 लाख से 38 लाख रुपए तक का एरियर मिल सकता है। अब लास्ट में सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें जो डी हो गए या फिर डीजीएम हो गए, इनके केडर की अगर बात करें तो लगभग 38 लाख से लेकर 55 लाख रुपए तक का एरियर मिलेगा, जो कि नियम के हिसाब से आपको दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों सवाल यह आता है कि क्या 10 साल का एरियर सरकार एक साथ देगी, एक मुफ्त देगी। देखिए दोस्तों 10 साल का एरियर देने में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है हजारों करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ जो कि सरकार पर आए, इसलिए सरकार इसको कुछ रास्ते अपना कर देना चाहिए। देखिए पहले तो किस्तों में भुगतान हो सकता है बेसिस में, एरियर को 3 से 5 किस्तों में बांटा जाएगा जो कि 3 से 5 सालों के बीच में होगा। वरिष्ठ नागरिकों को सबसे पहले एक मुफ्त एरियर दिया जा सकता है जो कि 70 से 75 वर्ष या फिर इससे अधिक उम्र के जो वरिष्ठ पेंशनर्स है उनको पहली और प्राथमिकता में पूरा भुगतान करके बाकी पेंशनरों को किस्तों में दिया जा सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट ये है कि नोशनल फिक्सेशन भी किया जा सकता है। सरकार 2017 से 2023 तक के पेंशन केवल कागजों पर बढ़ा सकती है और वास्तविक नगद एरियर 3 से 4 सालों का दे सकती है। हालांकि एसोसिएशन इसका विरोध करेगी क्योंकि एसोसिएशन को पूरा यहाँ पर एरियर चाहिए। अब दोस्तों डीलिंकिंग से सभी पेंशनर्स को होने वाले बड़े फायदे भी है यहाँ पर। देखिए बीएसएनएल के घाटे का डर खत्म हो जाएगा। पहले तो कंपनी चाहे घाटे में हो या फिर मुनाफे में हो, पेंशनर्स की पेंशन की गारंटी भारत सरकार के खजाने से यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमेशा के लिए बनी रहेगी। नफे और नुकसान के कारण यहाँ पर देरी बिल्कुल भी नहीं होगी और एड पे कमीशन का भी फायदा मिलने वाला है जो सीधा लाभ मिलेगा। डीलिंकिंग होते ही दोस्तों बीएसएनएल पेंशनर्स के सिविल पेंशनर्स की सूची में आ जाएंगे। बीएसएनएल पेंशनर्स केंद्रीय सिविल पेंशनर्स की सूची में आ जाएंगे। इसके बाद एड पे कमीशन लागू होते ही उनकी पेंशन अपने आप फिर से रिवाइज हो जाएगी, कोई नफे नुकसान का लेना देना नहीं है। अब पारिवारिक फैमिली पेंशनर्स की अगर बात करूं उनको भी राहत मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों फैमिली पेंशनर्स को 30% के फॉर्मूले के तहत सुरक्षा मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी क्योंकि पेंशन रिवाइज हो जाएगी कहीं ना कहीं। अब कुल मिलाकर दोस्तों डीलिंकिंग और 2.57% फैक्टर होना बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए आर्थिक रूप से एक बड़ा चेकपॉइंट साबित हो सकता है। फिलहाल दोस्तों पूरी नजर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है कि क्या हो पाता है, क्या पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाएगी या नहीं। डीलिंकिंग तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाएगी। फिलहाल दोस्तों जो भी रहेगा मैं वीडियो में अपडेट देता रहूंगा। अगर इस वीडियो से जुड़ा हो जो कि आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।